आंकड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में शुरुआत गैप डाउन हुई, लेकिन लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट ने दिखाया। निफ्टी बैंक उसे ड्राइव कर रहा था और उसके बाद इंडेक्स कहीं जाके फ्लैटिश टोन पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी। तो पहले तो बैंक्स ने आज सपोर्ट किया, तो निफ्टी बैंक के HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे कुछ बैंक जो कि नीचे लोअर लेवल से चले। देन लार्सन एंड टूब्रो, देन सपोर्ट में आया बजाज ऑटो जिसके नंबर बढ़िया थे, 6% की तेजी देखने को मिली। L&T इन्फोटेक माइंडट्री बढ़िया नंबर के बाद वो भी चलता हुआ दिखाई पड़ा, 20 रुपये का डिविडेंड भी आया। फिर नेस्ले के नंबर आया, नेस्ले का नंबर प्लस स्टॉक स्प्लिट, एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा गया, ये एक ट्रिगर, तो वो भी चलता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये वो मोमेंटम आया लोअर लेवल से जहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया। थोड़ा बहुत प्रेशर आज IT में था, तो उसमें इन्फोसिस, TCS ये दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा जो प्रेशर था वो सिलेक्टिव मेटल में अपमूव, FMCG में थोड़ी खरीदारी, मेटल में प्रेशर, FMCG में खरीदारी, ऑटो में खरीदारी। तो बजाज ऑटो के नंबर से पहले शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे वो एक्सपैंड होते होते चला हीरो मोटोकॉर्प में, और फिर TVS मोटर भी कुछ फ्लैटिश टोन पे ही बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। नतीजों का सिलसिला बना हुआ है, तो नंबर से बजाज ऑटो के बढ़िया नंबर रहे, वहाँ पर अच्छा रिएक्शन था। L&T इन्फोटेक माइंडट्री के अच्छे नंबर, उसका रिएक्शन था। हेवेल्स के नंबर से पहले वहाँ पर अपमूव था। पॉलीकैब में लगातार दूसरे दिन नंबर के बाद प्रेशर था। उसके अलावा एस्ट्रल में नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन फिर भी मार्जिन की पिक्चर कमज़ोर और आउटलुक कमज़ोर, जिसका इम्पैक्ट रहा। 5% नीचे वो भी बंद हुआ। देन मेजर रिएक्शंस बाकी अगर कुछ नंबर्स के बाद, इंडसइंड बैंक, इसके नंबर्स के बाद 1% ऊपर था। विप्रो नंबर के बाद दबाव में था। कोफोर्ज नंबर के बाद थोड़ा बेटर था। सो लाइक वाइज नंबर्स पे अलग अलग रिएक्शन स्टॉक पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और बिकवाली आज फिर वो MMTC, STC एंड तमाम लो फ्लोट PSUs के अंदर देखने को मिली। थोड़ी बहुत बाइंग आज अदानी समूह के शेयरों में थे, अदानी पावर स्पेशली, न्यूज़ फ्लोज भी थे अदानी ग्रीन में, तो उसका भी एक रिएक्शन देखने को मिला। बाकी दबाव FMCG में से लिकर स्टॉक में आज था। यूनाइटेड स्पिरिट्स हेवी प्रेशर में कामकाज कर रहा था आज, वहाँ पर भी दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। सो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है, प्लस अर्निंग्स का इम्पैक्ट है। तो अर्निंग्स के इम्पैक्ट में तो आपको रिएक्शन दिखाई। FMCG में एक नेस्ले के नंबर आ चुके हैं, HUL के नंबर अभी आए हैं, मोरलेस नंबर इन लाइन, मुनाफे का नंबर अनुमान से बेटर ही दिखाई पड़ रहा है। बाकी आगे डिटेल में पता चलेगा वॉल्यूम का नंबर क्या आता है। और ITC के नंबर पेंडिंग है, तो ये कुछ नंबर से इनको आपको नज़र रखनी होगी। आगे गोइंग फॉरवर्ड कल नंबर आने वालों में एक JSW स्टील का नंबर आएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक के नंबर आएंगे, कैश की पोजीशन क्लियर होगी वहाँ पर। फिर डिविडेंड पे ऑफ्स पता चलेंगे। और लाइक वाइज मतलब हिंदुस्तान जिंक, और अगर इसको हटा दें तो इसके अलावा जो नंबर आने वाले हैं उसमें CG पावर के नंबर आएंगे। आज PVR के नंबर आए, नंबर का प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन हाँ स्टॉक अदरवाइज बेटर कर रहा है। सो ऐसे करके अलग अलग स्टैंड, अलग अलग नंबर्स जो हैं स्टॉक स्पेसिफिक आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और नंबर्स का रिएक्शन भी आपको दिखाई पड़ रहा है तमाम शेयरों पर। और अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो अलग अदरवाइज ही मार्केट पर नज़र रखनी होगी कैसे मार्केट मूव करता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, व्यू ऑन अदानी ट्रांसमिशन। सर 760 जिसके आसपास ये कामकाज कर रहा है, या 750 चलिए, जिसके आसपास ये कामकाज कर रहा है, उसको आप एक स्टॉप लॉस लेके बने रह सकते हो और एंटर कर सकते हो। लास्ट क्वार्टर के नंबर तो बेटर थे इसके, इस बारी के भी नंबर लग रहा है अच्छे ही होंगे। और मतलब वर्स्ट इज़ ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड, तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। तो आप बने रहना चाहो बने रहो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और स्टॉप लॉस के लिए 750, 760 इधर। और बड़ा डीप स्टॉप लॉस चाहिए तो ये 683, 680 ये डीप स्टॉप लॉस है, जो अल्टीमेट स्टॉप लॉस है, जो उसका लास्ट लो था। अगर वो हिट नहीं हुआ, इसकी चांसेस आर थिनली लो, तो भी आप नज़र रख सकते हो। लेकिन 760, 750 छूटने की गुंजाइश वैसे बहुत कम है। बंधन बैंक, इंडिया सीमेंट, जुबिलेंट फूड होल्ड करें एग्जिट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। देखिए बंधन में कुछ न्यूज़ फ्लोज नेगेटिव साइड पर है, लेकिन बाकी दो साइड पर जो आप न्यूज़ फ्लो देख रहे हो, मतलब इंडिया सीमेंट एंड जुबिलेंट फूड तो वैसे भी बेटर है। जुबिलेंट फूड में स्पेशली क्योंकि नया मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया है, मतलब नई बोर्ड में नए मैनेजमेंट आए हैं। सो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, एक बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी हुई है उनसे। प्लस डिजिटल को लेके बहुत काम कर रहा है ये नई मैनेजमेंट जो है। लेट्स सी कैसे गोइंग फॉरवर्ड काम होता हुआ दिखाई पड़ता है यहाँ पर। तो ये पार्ट को आप ध्यान रखना। जुबिलेंट वैसे भी 2 क्वार्टर बहुत लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है, तो इस क्वार्टर के नंबर अगर थोड़े भी रिवाइव होगा तो वैसे ही स्टॉक परफॉर्म कर जाएगा। प्लस इंडिया सीमेंट में अल्ट्राटेक के नंबर देख के तो लग रहा है कि सीमेंट के नंबर थोड़े पिकअप करने चाहिए। सेकंड हाफ वैसे भी बेटर होता है फाइनेंशियल ईयर सीमेंट कंपनियों के लिए। सो वहाँ तो आप रह ही सकते हो दोनों में। और तीसरे वाले बंधन बैंक के केस में थोड़ी न्यूज़ फ्लोज नेगेटिव है भले ही, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं किया उन्होंने।
अगर कुछ भी नेगेटिवली आता है तो स्टॉक रिएक्ट कर सकता है, लेकिन अदरवाइज इसमें कोई ऐसा फ्लॉ नहीं दिख रहा है सो फार, बट वो पार्ट नेगेटिव हो सकता है अगर आ जाता है तो। I can see Nuvama Wealth is listed. Neither there was an IPO nor it is in SM category. नहीं, मतलब मैं नुवामा वेल्थ लिस्टेड है, मुझे आइडिया नहीं सर इसका। ये तो ईडलवाइज था पहले, अब पता नहीं नुवामा के नाम से लिस्टेड है कि नहीं। मैं नुवोको की बात कर रहा था अगर, या फिर एक दो ही कंपनियां लिस्टेड हैं, एक नुवोको लिस्टेड है वो सीमेंट वाला, और नुवोको विस्टा, और एक और थी उसका नाम भी एन से ही है, मिस कर गया उसका नाम। तो दो कंपनियों की बात है, लेकिन नुवामा के बारे में मैं ज़्यादा आइडिया नहीं दे पाऊँगा आपको। रही बात आपकी नेस्ले के लिए, विल इट बी ईजी टू बाय 1:10? देखिए, नेस्ले केस में पिछले 10 साल में 2013 से लेके 2023 तक इसका एवरेज पी रहा है 75 से 77 या 80s के बीच में एवरेज पी है। एक बार 114 भी गया था पी, और अपने लोएस्ट पी में 71 72 भी रहा है, या 50s में भी एक बार आया था कोविड के टाइम पे शायद बीच में। तो इसका पी यूजुअली कम नहीं होता, कभी पी कम नहीं होता, मतलब कि इसकी अर्निंग्स तेज़ हैं लेकिन बाज़ार फिर भी इसको प्रीमियम देता है हमेशा, क्योंकि एफएमसीजी है 1 और एफएमसीजी के अलावा प्रीमियम एफएमसीजी है 2, तो इसको हमेशा ना वही मिलता है, प्रीमियम कमांड किया ही है इसने। तो एवरेज नंबर ये मेंशन करता है कि 70 से लेके 80 के मल्टीपल के बीच में रहेगा ये। अब अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो 24,000 रुपये पे शेयर महंगा दिखेगा ही आपको, 10 में बढ़ जाएगा तो 2400 का हो जाएगा। सो इस तरह का लास्ट एडजस्टमेंट जो मेरी याददाश्त में है वो ये आइशर था, 32,000 के आसपास था, स्प्लिट होके वो 3200 रुपये पे आसपास आया था। सो उसके बाद एडजस्टमेंट है और वो उसी रेंज में है। तो जैसे ही इक्विटी डाइल्यूट होगी, आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए 140 रुपये डिविडेंड आ रहा है, वो भी घट के 14 रुपये हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड की भी क्वांटम भी घटेगी ना, कि फेस वैल्यू बढ़ गई, तो फेस वैल्यू घट गई है। तो सो इक्विटी डाइल्यूशन होगा और थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका रहेगा, एंड विद टाइम ये कंसोलिडेशन में भी जाएगा। बट अगेन हैविंग सेड दैट, नेस्ले के केस में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक, ये कोई ट्रेडिंग बेस्ड स्टॉक नहीं है। आप फिल इट फॉरगेट इट शट इट वाला स्टॉक अगर कोई ढूंढ रहे हो तो ऐसा स्टॉक हो सकता है। और रही बात आपकी अफोर्डेबिलिटी की, तो अफोर्डेबिलिटी बदल सकती है कि हाँ 24,000 में 1 लूँ या 2400 में 10 लूँ, 24,000 में 10 लूँ, इस तरह की अफोर्डेबिलिटी बदलेगी। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल में स्टॉक स्प्लिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कंपनी के नंबर में नहीं फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत गोइंग फॉरवर्ड ईपीएस पे इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन विद टाइम कंपनी से मैनेज कर लेती है। सो बेटर इज़ कि आप लेना चाहते हो तो आराम से लेके रखो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आज आप ले लो या कल आप ले लो, लेकिन इट्स अ क्वालिटी एसेट टू ओन। तो कंसोलिडेशन में आगे गया तो नीचे मिल जाएगा, लेकिन अदरवाइज भी अच्छी कंपनी, अच्छा पोर्टफोलियो है, पुरानी हिस्ट्री है, मतलब 6 बोनस दिए हैं अब तक 83 से लेके आज तक। 83 यानी वो साल मैगी लॉन्च की थी इन्होंने, तो उतने सालों में 40 साल में। सो आप अंदाज़ा लगा लो, इट्स अ गुड कंपनी, आप बने रह सकते हो उसमें। I have shortlisted Tech Mahindra, Kotak Mahindra Bank and Tata Communication to buy for long term. Should I start buying or enter around 19K level of Nifty? सर निफ्टी के लेवल से कभी स्टॉक का लेवल नहीं तय होता। आपका आज निफ्टी का लेवल 19,800 मान लेते हैं मोटा मोटा, और एचडीएफसी बैंक 1520 है, या यूपीएल भी बहुत साल के निचले स्तरों से दूर नहीं है, रिलायंस साल के निचले स्तरों से बहुत दूर नहीं है। सो कल को क्या पता निफ्टी 20,000 हो तो ये ऊपर हो, टीसीएस साल के निचले स्तरों के करीब हो। सो कभी भी एट सिंक थोड़े ना सारे शेयर चलेंगे कि आज सारे के सारे ऑल टाइम हाई काट रहे हैं और सारे के सारे ऑल टाइम लो काट रहे हैं। सो वेन एवर यू गेट गुड स्टॉक एट रीजनेबल प्राइस, गो फॉर इट वाला सिचुएशन होता है। रही बात आपके 3 नामों की, तो टेक महिंद्रा इज़ फेयरली वेरी गुड। वो नए मैनेजमेंट का बदलाव, मोहित साहब का आना, और जो अभी 2 दिन पहले अनीश जी का एक इंटरव्यू चला था हमारे चैनल पे, ही मेंशनड इट वेरी स्ट्रांगली कि बहुत अच्छे एवेन्यू देख रहे हैं आईटी में, और वो मेजर काम इसके ऊपर करेंगे 6 महीने बाद, जैसे उनको टाइम दिया है उन्होंने, जैसे ही वो थोड़ा सेटल होंगे तो टेलीकॉम से टेक महिंद्रा की जो पैट है उससे बीएफएसआई की तरफ एक्सपैंड करवाएंगे और एआई पे भी काम करेंगे। सो टेक महिंद्रा इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड बेट। बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, सबसे सस्ता निफ्टी के स्टॉक्स में से एक है ये। सेकंड कम्स कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन कोटक में भी 1400-1500 इज़ अ फेयरली बेस्ट लेवल, लेकिन ये चला नहीं है। सो अगर आप एक ही प्रॉब्लम बस फंड मैनेजर मान रहे हैं कि कोटक को प्रीमियम मिलता था बिकॉज ऑफ उदय कोटक साहब, अब उदय कोटक नहीं है तो प्रीमियम क्यों मिले,
ये एक कंसर्न ज़रूर है मार्केट में, लेकिन लेट्स सी उसको कैसे एड्रेस किया जाता है गोइंग फॉरवर्ड। बट अगेन इट्स अ गुड नेम। इंस्टेड आप HDFC बैंक भी देख सकते हो उसके अलावा। और रही बात तीसरा टाटा कम्युनिकेशन, कोई फ्लॉ नहीं है, मतलब एज ऑफ नाउ तो इट्स अ वेरी गुड टाटा कंपनी जिसको आप एंटर कर सकते हो। चला ज़रूर है 200 रुपये से पहले 1100 और फिर 1100 से 1900, लेकिन हाँ आप SIP वे में जाओ, थोड़ा थोड़ा एंटर करते रहो हर लोअर लेवल्स पर, तो आपको एक अच्छे रीजनेबल लेवल मिल जाएंगे। दो इट्स अ गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अच्छा डिविडेंड पे ऑफ है कंपनी का, तो आप बने रह सकते हो तीनों ही कंपनियों में। एक थोड़े बहुत फेरबदल करो और निफ्टी के 19,000 या 20,000 जाने का वेट मत करो। 19 जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ाना अपनी, सिंपल SIP का क्वांटिटी बढ़ा देना। जियो फाइनेंस 600 क्वांटिटी 260 के रेट पर, अपडेटर का IPO ले रखा है सर। तो सरन साहब अपडेटर के IPO को तो मैं कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता, कि वो IPO ही है। तो IPO कोई भी हो, जब तक एक समय नहीं बिता देता बाजार में, तब तक कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। अब रही बात जियो फाइनेंशियल की, तो जियो के नंबर आए थे लास्ट क्वार्टर के, नंबर तो स्टेबल साइड पर ही नंबर है, साल के लोज से बहुत दूर नहीं है। बट अगेन दो ही केविएट हैं। पहला कि 160 रुपये 70 रुपये इसकी फेयर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है रिलायंस की, 20-30 रुपये उस पर धंधे की वैल्यू है, तो 190-200 रुपये धंधे की वैल्यू, 210-207 रुपये प्रमोटर की एंट्री है। सो सेफेस्ट जोन वही है, तो उन जोन्स को आप ध्यान रखना। और बाकी विद टाइम समय लगेगा, कि बड़ी इक्विटी है और अभी नया नया बिजनेस शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा, तो टाइम लेगा। तो आप बहुत बड़ा फायरवर्क बहुत कम समय में उम्मीद मतलब आगे चलना है इसके अंदर। ओके सर, इज करंट पी जस्टिफाइड इन एयरटेल बट अनजस्टिफाइड फॉर नायका? तो दोनों का पहली चीज़ तो बिजनेस अलग अलग है। वो टेलीकॉम में है जिसने मेजर केपिक्स करके रखा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग असेट बेस के साथ वो कंपनी काम काज कर रही है, टेंजिबल फॉर्म में टावर्स एंड एवरीथिंग, ऑफिस टावर्स एंड बाकी डिटेल्स, एंड इंटेंजिबल फॉर्म में इनके पास सब्सक्राइबर बेस है इतना बड़ा, प्लस कंपनी के ऑपरेशन है इंडिया में और अफ्रीका में, ये एक है। दूसरी तरफ आता है नायका, जिसके बिजनेस ही अलग है, 1 और 2 विद रीसेंट लिस्टिंग। भारतीय टेलीकॉम की लिस्टिंग आज की नहीं है सर, इट्स 90s की लिस्टिंग है, तब से लेके अब तक वो कंपनी प्रॉफिट जनरेटिंग है। वो बात अलग है, बाजार ने उसको वैल्यू उतनी दी नहीं जितनी उसको मिलनी चाहिए थी कभी, लेकिन आप नायका का उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते एनी डे। इनकी वैल्यूएशन किसी दिन, मतलब आप कभी इसका DRSP पढ़ना और आज का इक्विटी साइज पढ़ना, अपने आप ही आपको अंदाजा हो जाएगा DRSP से लेकर नए IPO तक लाने और नए IPO से आज तक में कितने एडजस्टमेंट्स दे चुके हैं बोनस स्प्लिट को लेकर। और वहाँ ऑन द कॉन्ट्री कोई इक्विटी डाइल्यूशन ही नहीं है 2003 के बाद से शायद अब तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सो दोनों को कंपैरिजन नहीं है। एंड फेयरली वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन इज़ वेरी सब्जेक्टिव, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ की वैल्यू है। सो 80 के मल्टीपल पे डोमिनोज, मतलब दिस नेस्ले इज़ जस्टिफाइबल, या 70 के मल्टीपल पे डोमिनोज इज़ नॉट जस्टिफाइबल, और डीमार्ट इज़ बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। सो डिपेंड सबका, और जबकि सेक्टर ऑलमोस्ट सेम ही है तीनों के। सो जस्ट वैल्यूएशन वाला पार्ट कभी भी एक बहुत सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है, किसी को कुछ भी में BPCL 3 के मल्टीपल पे महंगा लग रहा है सबको, और फैक्ट 67 के मल्टीपल पे सबको सस्ता लग रहा है, तो ऐसा कैसे जस्टिफिकेशन? और प्रॉफिट का साइज़ देखो और एसेट का साइज़ देखो तो BPCL कहीं ज़्यादा बड़ा है। सो जस्टिफिकेशन वैल्यूएशन का कोई नहीं होता, किसी के हिसाब से कुछ जस्टिफाइड है, किसी के हिसाब से कुछ जस्टिफाइड है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा इसमें। ओके, कुछ यूट्यूब के सवाल भी ले लेता हूँ। प्रिंस पाइप, SBI कार्ड एंड एशियन पेंट। सर एशियन पेंट्स एंड प्रिंस पाइप दोनों में ही मयंक सर क्रूड का इम्पैक्ट आता है। प्रिंस में बहुत कम आता है, एशियन में थोड़ा ज़्यादा आता है। सो एशियन इज़ अगेन अ फेयरली बेट, नीचे मिल जाए इस क्वार्टर के नंबर के बाद तो बहुत ही बढ़िया बेट है। दूसरी तरफ अगर आप इसकी बात कर रहे हो प्रिंस पाइप की, तो चला हुआ है। SBI कार्ड इज़ गुड। SBI कार्ड के केस में ऑलरेडी बहुत बिकवाली आ चुकी है। अभी कल परसों में एक जानकार थे हमारे शो में, उन्होंने इसको लॉन्ग दिया था, और उनका ये कहना है कि ऑलरेडी डीप करेक्शन आ चुका है, और ये कोविड लेवल जहाँ इसकी लिस्टिंग हुई थी उस लेवल के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है वहाँ से, 3 साल में चला नहीं है। सो अगर थोड़ा और मोमेंटम पकड़ता है, मतलब वैल्यू वाइज देखा जाए तो अच्छा पिकअप कर सकता है, और विद टाइम सेक्टर में कंसोलिडेशन भी काफ़ी हुआ है। सो बेटर बेट है। SBI कार्ड अमंग द 3 इज़ द बेस्ट सो फार इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और रेस्ट बेटर इज एशियन पेंट्स एंड कीप एन ऑन, मतलब प्राइस वो बहुत महंगा है प्रिंस पाइप। सो पाइप तो सारे ही जो एग्री पाइप वाले सब भागे हैं, और ये एस्ट्रल के नंबर का तो थोड़ा और कंसर्न उठ गया मार्केट को। सो इसको तो अभी थोड़ा सा रोक के आप चलो। स्टर्लिंग एंड विल्सन क्यों धड़ाम हुआ और आज ऊपर सर्किट, क्या ये खरीदने योग्य है अभी?
बालू सर देखो, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। इन्होंने रिसेंटली एक बिजनेस बेचा था अपने डेट को रीपे करने के लिए। पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है एक सब्सटेंशियल वे में। वो भाव है 375। आम तौर पे 375 का दाम ब्रीच होगा कि नहीं कहना अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, कि एक बारी ब्रीच करके आ चुका है, दोबारा के चांसेस आर थिनली लो। दो तीन अच्छी चीज़ें इसको, कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं बढ़िया, पिछले क्वार्टर में भी अच्छे ऑर्डर आए हैं, और एक ऑर्डर साउथ अफ्रीका का भी पेंडिंग है जो कि मिलने की उम्मीद है। कब आता है पता नहीं, लेकिन बातचीत है कि शायद वो जल्दी मिलेगा। सो ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि इसके साथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। बट अगेन ये ध्यान रखना कि 375 का लेवल तोड़ना इसका थोड़ा मुश्किल होता है आमतौर पे, कि ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी जहाँ पर एक्विजिशन होता है किसी कंपनी का, वो भाव को ब्रीच करे। स्टर्लिंग एंड विल्सन के केस में ऐसा लग रहा है। रेस्ट जस्ट वॉच अ नंबर, और जब भी कभी ऐसे एक दिन ओवर सर्किट, एक दिन लोअर सर्किट, एक दिन अपर सर्किट, लोअर सर्किट लगे स्टॉक्स में, अवॉइड ही करिए उन्हें कुछ टाइम के लिए, जब तक उनकी सिचुएशन क्लियर ना हो जाए। सो क्योंकि अपर सर्किट में लिया और लोअर सर्किट लग गया, अगले दिन लोअर सर्किट में लिया, अगले दिन अपर सर्किट लग गया, सो सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक हमेशा रिस्की होता है, तो अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। शेयर इंडिया सिक्योरिटी एंड प्रीमियर एक्सप्लोसिव, बेटर इज प्रीमियर एक्सप्लोसिव। अगर आप रहना चाहते हो तो उसमें जा सकते हो। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ को अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए इसमें, लेकिन स्टिल आई विल से कि आप अवॉइड ही करिए। प्रीमियर एक्सप्लोसिव के पास अच्छी ऑर्डर बुक है, रिसेंटली एक अच्छा ऑर्डर इनको और मिला था हाल में। इक्विटी भी छोटी है तो वहाँ बने रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शेयर इंडिया को अवॉइड करिए, ज़्यादा अच्छा है। ओके, रुद्राक्ष आपका सवाल, नवल विल एशियन पेंट गो डाउन फर्दर, व्हाट लेवल टू एक्यूमुलेट एट टीआईए क्या होता है? थैंक्स इन एडवांस। अच्छा तो एशियन पेंट के केस में सर डिपेंड कि अगर ये ईरान वाला थोड़ा वर्डिक्ट और बढ़ता है या इश्यूज बढ़ जाते हैं, इसराइल के साथ अब ईरान भी पार्टिसिपेट करता है, क्रूड के प्राइसेस में और स्पाइक आता है, तो ये एशियन पेंट के लिए थोड़ा सा टर्मोइल हो सकता है। मतलब एशियन पेंट ही नहीं, सारी इकोनॉमी के लिए टर्मोइल होगा। और प्लस मेजरली जो क्रूड रिलेटेड कंपनीज हैं, जिसमें एशियन पेंट, पीडीलाइट, केमिकल्स, टू सम एक्सटेंट फार्मा, इवन एविएशन पूरा, तो ये सब पे मेजर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मार्केट बड़ा स्केप्टिकल है रादर एशियन पेंट के नंबर्स को लेके। तो इस क्वार्टर के नंबर आ जाने दीजिए तो उससे क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। बट हैविंग सेड दैट, ऐसी सिचुएशंस एशियन पेंट पहले भी बहुत बारी मेंशन देख चुका है, एंड इट्स अ गुड असेट। एक थॉट है, वो कल किसी जानकार से मेरी बात हुई थी तो बात मेंशन करी उन्होंने, कि जितने भी लीडर्स हैं ये पिछले 2 साल से या 3 साल से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपने अपने सेक्टर के, बीट एशियन पेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, TCS, रिलायंस, ये सब में से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो ये एक कंसर्न भले ही मार्केट में कि अब लोग नई थीम ढूंढते हैं और एग्जिस्टिंग थीम को होल्ड करते हैं, लेकिन नया ऐड नहीं करते, इसलिए उनमें बहुत मूव नहीं आ रहा है। बट पता नहीं, ऐसा विद टाइम एक ऐसा समय आएगा कि वापस ओल्ड थीम पिकअप करना शुरू कर देगी, और जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ हैं उनको आप रखोगे तो वही पोर्टफोलियो में, क्योंकि सारे फंड होल्ड करते हैं, बट नया माल लेते हैं नहीं लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सबके पोर्टफोलियो में है ज़रूर ये सब स्टॉक। सो एशियन पेंट इज़ अ गुड स्टॉक टू ओन एंड बाय ऑब्वियसली, एज यू नो इन टर्म्स ऑफ SIP इवन। लेकिन कंसर्न जो 2-3 हैं इसके सामने, वो आपके सामने ज़रूर मेंशन कर दिए गए हैं। तो ब्रिटानिया, चेतन सर, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट लिस्टेड कंपनी। मतलब बिस्किट मार्केट में, कन्फेक्शनरी मार्केट का अगर आप प्ले करना चाहते हो तो उसका लार्जेस्ट प्लेयर इज ब्रिटानिया लिस्टेड में। अनलिस्टेड में तो आप मिला लो तो पार्ले है सबसे बड़ा प्लेयर, 38% मार्केट शेयर उनका है, 32-33% मार्केट शेयर इनका है। लेकिन ब्रिटानिया इज़ नॉट ओनली इन कन्फेक्शनरी, बट दे आर इन टू ब्रेड्स एंड मिल्क प्रोडक्ट एज वेल। सो अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो ग्रेड स्टॉक है पहली चीज़, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट करती है, डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया डिविडेंड देती है। सो अगर आप कोई पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये स्टॉक रह सकता है। और क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी पर डिपेंडेंट है, और कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छे से उसको प्ले करते हैं इंडियन मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में भी इवन। सो आप आराम से, अगर आपके पास है तो बने रहो, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। बट ये अगेन इट्स अ पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक, डोंट एवर थिंक कि ये 200-400 रुपये दे देगा और छोड़ दोगे आप उसे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बढ़िया नेस्ले टाइप स्टॉक है लेके रखने वाला, अनटिल अनलेस कोई बड़ा प्लेयर या बढ़िया प्लेयर और ना आ जाए। ओके, इसके अलावा थैंक यू सूरज जी, थैंक यू। SIP आप स्टार्ट करना चाहते हैं 10 से 15 हज़ार पर मंथ,
सम गुड इन्वेस्टमेंट। सर देखो, अगर आप सूरज जी बिल्कुल बाजार नहीं जानते हो, बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तो आपके लिए पहला ऑप्शन रहेगा निफ्टी ईटीएफ। निफ्टी ईटीएफ लीजिए, निफ्टी बैंक ईटीएफ लीजिए, निफ्टी आईटी ईटीएफ ले लीजिए। सिंपल सॉल्यूशंस हैं 3 सेक्टर को ट्रैक करने का। आप सारा उसके अंदर आ जाता है, चाहे लार्ज कैप आईटी हो, मिड कैप आईटी हो, लार्ज कैप बैंक हो, मिड कैप बैंक हो, या पूरा बाजार हो, वो निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी बैंक ईटीएफ, निफ्टी आईटी ईटीएफ में कवर हो जाता है। आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हो तो, या और भी नहीं जानते हो, तो फिर तो म्यूचुअल फंड ही है आपके लिए। तो म्यूचुअल फंड्स को नहीं करना चाहते तो आप ईटीएफ में आ जाओ। ईटीएफ में आप नहीं करना चाहते तो आपके पास लार्ज कैप स्टॉक्स हैं सारे, तो आप किसी भी ईटीएफ के बड़े स्टॉक जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये सब अपने अपने सेक्टर के बड़े बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, इस तरह के नामों में आप जा सकते हो। ये दूसरा तरीका है। जब ये सब्सटेंशियल क्वांटिटी में आपके पास इकट्ठे हो जाए और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल हो जाए, तब आप सेकेंड बेस्ट में जाना शुरू कर दीजिए। बर्जर पेंट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, टाटा कम्युनिकेशन, जेके सीमेंट, तो इस तरह के अलग अलग सेक्टर के छोटे छोटे बढ़िया नाम, क्वालिटी नेम्स, इनको आप पिकअप करिए। और लास्टली फिर आप अपने हिसाब से पिक एंड चूज़ करते रहेंगे, तब तक आप खुद ही समझ लेंगे और आपके पास एक स्टेबल डिविडेंड इनकम का सोर्स भी बन चुका होगा। सो ये तरीके से जाइए, चरणबद्ध तरीके से ज़्यादा बेटर है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आप स्टेबल सिचुएशन में उस समय पर खड़े रहेंगे। कहाँ गया? थैंक यू। माई व्यू ऑन जुबिलेंट फूड, बजाज कंज्यूमर केयर एंड पीवीआर आइनॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो जुबिलेंट फूड पे बातचीत हो चुकी। बजाज कंज्यूमर के केस में कल हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े थे, सनी अग्रवाल साहब। उन्होंने एक बात मेंशन करी कि ये सबसे सस्ता एफएमसीजी स्टॉक है। पहली चीज़, 23 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 2.5% की डिविडेंड यील्ड है। तो क्यों सिंगल रहता था? क्योंकि इसका एक सिंगल बेस्ड प्रोडक्ट था पहले, ऑयल, जिसके दम पर ये रहते थे। फिर उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया एक बिजनेस जिसमें ये ग्रूमिंग सेगमेंट में आ गए, फिर ग्रूमिंग से मेंस ग्रूमिंग सेगमेंट में, अब धीरे धीरे उसको एक्सपैंड करते जा रहे हैं। सो एक ऑयल कंपनी से अब बाकी ग्रूमिंग स्पेस में एक्सपैंड कर रहे हैं, इसलिए बाजार इसको वैल्यू दे रहा है। तो ये बेटर कंपनी है, अगर आप जाना चाहते हो तो बने रह सकते हो। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अदरवाइज पुरानी कंपनी है और अच्छे नंबर भी हैं, डिविडेंड यील्डिंग की तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत टाइम से चला नहीं बिकॉज ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इशूज़। और रही बात तीसरा नाम आपका था शायद पीवीआर आइनॉक्स, तो अभी कुछ देर पहले आप सुन ही रहे थे पीवीआर आइनॉक्स को। मोर लेस डोमिनेंट कंपनी है नंबर्स के हिसाब से, और प्रीमियम टिकटिंग को भी ये लोग अब कैप्चर कर रहे हैं, वर्ल्ड कप भी कैप्चर कर ही रहे हैं। सो अभी तक तो नियर टर्म कोई थ्रेट मैनेजमेंट को नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब अदरवाइज भी अगर आप लॉन्ग टर्म रख रहे हो तो रह सकते हो, लेकिन अगर आप इंडियन ऑर्गेनाइज्ड मल्टीप्लेक्स स्टोरी को प्ले करना चाहते हो तो, वरना नहीं। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप CNBC आवाज़ के YouTube, फेसबुक पेज पे रोज़ 3:30 बजे सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।